भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुवाहाटी में। कहाँ पर दोस्तों? गुवाहाटी में। तो असम के गुवाहाटी में भारत का पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुवाहाटी में। कहाँ पर दोस्तों? गुवाहाटी में। तो असम के गुवाहाटी में भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल बनाया गया है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उद्घाटन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। दोस्तों इस टर्मिनल का नाम गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2022 से हुई थी और अब फाइनली 2025 में ये बनकर के तैयार हुआ है। इसे असम अंतर्देशीय जल परिवहन विकास सोसाइटी ने बनाया है। इस टर्मिनल से यात्री और माल परिवहन दोनों को सुविधा मिलेगी। दोस्तों 2025 की प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला यूएई बैंक कौन बना है? मशरिक बैंक। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? अनंत टेक। परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन है? पुदुचेरी। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? रूस। भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? सी फ्लड। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का पंजाब में बनाया गया है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल के अरलम वन में बनाया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अडानी ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक या MOP 37 कहाँ आयोजित हुई है? आंसर हो जाएगा नैरोबी में। तो केन्या की राजधानी नैरोबी में हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य था ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए चर्चा करना और उस पर किस प्रकार से एक्शन लिया जाए इस पर बात करना। इस बैठक में ओजोन परत के धीरे धीरे ठीक होने की सकारात्मक रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था ओजोन परत को बचाना। ओजोन परत की अगर हम बात करें या ओजोन लेयर की बात करें तो यह हमें सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उससे बचाती है। इस संधि के तहत लगभग 100 हानिकारक रसायनों जैसे CFCs, हेलॉन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म को नियंत्रित किया गया है। ओजोन परत की अगर हम बात करें तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर परत में पाई जाती है। ओजोन परत को ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है। यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है जिससे जीव जंतुओं और पौधों को नुकसान नहीं होता है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुस्को ने की थी। दोस्तों ओजोन परत की रक्षा के लिए वियना कन्वेंशन 1985 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बनाए गए हैं। 16 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी कौन बने हैं? तो सतीश वासुदेव बने हैं। तो दोस्तों रियर एडमिरल सतीश वासुदेव ने पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी का पदभार हाल ही में संभाला है। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वे नेविगेशन और डायरेक्शन विशेषज्ञ हैं, यानी कि जो सतीश वासुदेव हैं वे नेविगेशन और डायरेक्शन विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने पहले INS गोमती और INS तर्कस जैसे युद्धपोतों की भी कमान संभाली है। दोस्तों भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय 1612 में की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा।
फिर 26 जनवरी 1950 को इसका पुनर्गठन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना के 3 प्रमुख कमान या मुख्यालय हैं, जैसे पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में, दक्षिणी नौसेना कमान है कोच्चि में। तो ये कई बार हेडक्वार्टर इनके पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है अर्थसॉट पुरस्कार 2025 की घोषणा कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, वहां पर हाल ही में अर्थसॉट पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। तो यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अर्थसॉट पुरस्कार समारोह लैटिन अमेरिका के किसी देश में आयोजित हुआ है। अगर हम अर्थसॉट पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना प्रिंस विलियम, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, उनके द्वारा 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य है पर्यावरण और जलवायु संकट से निपटने के लिए जो इनोवेशन होते हैं उनको बढ़ावा देना। इसमें विजेता को 1 मिलियन पाउंड की राशि यानी लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2025 के विजेता की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर नेचर की श्रेणी में री ग्रीन नामक संस्था को ये अवार्ड मिला है। क्लीन अवर एयर की श्रेणी में सिटी ऑफ बोगोटा को मिला है और रिवाइव अवर ओशन की श्रेणी में हाई सी ट्रीटी को ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा विल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड की श्रेणी में लागोस फैशन वीक को मिला है। इसके अलावा फिक्स अवर क्लाइमेट की श्रेणी में फ्रेंडशिप नामक जो संस्था है, जो कि बांग्लादेश की संस्था है, इसको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा। अब इंडिया में कब से कब तक होगा? तो 19 और 20 नवंबर को इसका आयोजन होने जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। अगर हम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करें तो यह एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसके मेंबर हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश। इसकी शुरुआत 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग से हुई थी। अब इसमें दोस्तों 5 मेंबर हो गए हैं। CSC का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाना है। 2025 के प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ था। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई UAE में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। G7 शिखर सम्मेलन अल्बर्टी कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन द हैग नीदरलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चाइना में। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 का आयोजन बेलेम ब्राजील में किया गया है। ये जेंजिस को सारी चीजें मनाया गया है, तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में यह मनाया गया है। यह उत्सव शीतकालीन परियों को विदाई देने के लिए मनाया जाता है। यहाँ के लोगों की मान्यता ये है कि ये जो परियां होती हैं ये सर्दियों में गांव वालों की रक्षा करती हैं। यह उत्सव का आयोजन नागिन नारायण मंदिर में होता है। इसमें पुरुष पारंपरिक मुखौटे और विशेष परिधान पहनकर नृत्य करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव डिस्कस करते हैं तो खीर भवानी मेला रागान्या देवी में जम्मू कश्मीर में लगता है। नुआखाई त्योहार ओडिशा में। खर्ची पूजा त्रिपुरा में। चप चार कुट मिजोरम में। पक्के पक्का हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में। वोनालू त्योहार तेलंगाना में। पुथांडू तमिलनाडु में। उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबई में एक प्रीमियम कमर्शियल टावर किसके नाम पर बनाया जा रहा है? तो शाहरुख खान के नाम पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस टावर का नाम क्या होगा? शाहरुख बाई डैन्यूब। तो यह टावर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के नाम पर बनाया जा रहा है और यह दुनिया का पहला ऐसा टावर है जो किसी अभिनेता के नाम पर उसका नाम रखा गया है। इसका निर्माण डैन्यूब प्रॉपर्टीज
या डैन्यूब ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर टावर का मतलब एक इमारत से है। तो ये जो इमारत बनाई जा रही है इसकी ऊंचाई लगभग 55 से 56 मंजिल तक होगी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 2029 तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो गुजरात का जो अंबाजी संगमरमर है उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये जो अंबाजी संगमरमर है ये हाई क्वालिटी का संगमरमर है, सफ़ेद पत्थर का संगमरमर है। तो इसकी एक अलग विशेषता है। अंबाजी संगमरमर गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी क्षेत्र से निकलता है। अंबाजी की संगमरमर की खदानें 1200 से 1500 साल पुरानी हैं। अंबाजी संगमरमर का उपयोग मंदिरों, मूर्तियों और भवन निर्माण में किया जाता है। इसे अंबाजी व्हाइट मार्बल भी कहा जाता है। दोस्तों गुजरात के बारे में अगर हम बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। भूपेंद्र भाई पटेल जो कि बीजेपी के हैं ये चीफ मिनिस्टर हैं। 182 विधानसभा, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क ये सभी गुजरात राज्य में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका परीक्षण झांसी में किया है। तो इसरो के द्वारा आने वाले समय में जो गगनयान लॉन्च किया जाएगा उसमें जिस पैराशूट का इस्तेमाल किया जाना है उसका परीक्षण अभी हाल ही में बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। यह जो टेस्ट हुआ है यह इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ट्रूप टेस्ट की श्रृंखला का एक पार्ट है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। यानी गगनयान मिशन में इसरो के द्वारा या भारत के द्वारा मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। परीक्षण में पैराशूट को 3 टन भार के साथ 2.5 किलोमीटर ऊंचाई से छोड़ा गया है। इसरो जनवरी 2026 में गगनयान का पहला अनक्रूड यानी बिना मानव वाला लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए सूर्य एआई डेवलप किया है। रूस ने 2036 तक शुक्र पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। चाइना ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण हाल ही में किया है। 15 अगस्त 2025 को इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसरो और नासा की संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गोपनीयता केंद्रित कानून DPDP नियम 2025 कब लागू हुआ है? तो यह 14 नवंबर 2025 को लागू हुआ है। तो भारत का पहला गोपनीयता केंद्रित कानून है DPDP नियम 2025। तो ये 14 नवंबर 2025 को लागू हुआ है। DPDP का मतलब है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। यह कानून डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को पूरी तरह से लागू करता है। इसे संसद द्वारा 11 अगस्त 2023 को पारित किया गया था। यह कानून नागरिकों को उनके डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर अधिकार प्रदान करता है। नागरिक अब अपने डेटा को देख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और उसे हटाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। कंपनियों को नागरिकों की स्पष्ट सहमति लेकर ही डेटा इस्तेमाल करना होगा। यानी कि जो कंपनियां आपका डेटा इस्तेमाल करती हैं उससे पहले आपकी सहमति जरूरी होगी। नाबालिगों के लिए अभिभावक की अनुमति अनिवार्य की गई है। सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे सब देश हाल ही में किस कंपनी ने कैंसर रोगियों के लिए निःशुल्क सस्ती बायो मार्कर परीक्षण सेवा शुरू की है? सर्वियर इंडिया। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला रिकर्व में गोल्ड किसने जीता है? अंकिता भकत ने।
भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की है? दृष्टि। दिसंबर 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। सालूमरदा थिमक्का का निधन हो गया है, वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थी? पर्यावरण संरक्षण। 2026 का FIH हॉकी विश्व कप कौन से देश मिलकर के आयोजित करेंगे? बेल्जियम, नीदरलैंड। हाल ही में IPL फ्रेंचाइजी KKR ने किसे असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है? सैम वॉटसन। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सिमुसैट अवार्ड 2025। हाल ही में ओडिशा के किन दो बीचों को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? तो सुनापुर और पुरी गोल्डन